हाँ जी बेटा जी। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को स्टार्ट करते हैं। तो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो ऑनलाइन कोर्स है उसके बारे में आपको कुछ बातें पहले बता देता हूँ, फिर हम कोर्स के इंट्रोडक्शन पे चलेंगे। देखिए जी, इसमें जो कोर्स है आपका वो इनिशियली गूगल ड्राइव के थ्रू आपको लिंक्स आएंगे वीडियोस के, वो प्ले करनी है आपने। जैसे ही रिकॉर्डिंग पूरी हो जाएगी तो इसकी पेन ड्राइव भी लॉन्च कर दी जाएगी। और जो ज़रूरी बातें हैं, सर हमारी अप्रोच बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी। हम आईसीआई के स्टडी मटेरियल को ही बेस मानेंगे, उसको अच्छे से कवर करेंगे। क्योंकि आपको याद होगा या पता होगा इस बारे में कि मई 2018 से जब से न्यू कोर्स लॉन्च हुआ है, तो जो हमारा एफआर का सब्जेक्ट है इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज ज़्यादा हो चुकी हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। कारण क्या था कि इंड एस आए, एकदम से सारे इंड एस लागू कर दिए गए सिलेबस के लिए ज़्यादातर। फिर एक नया सब्जेक्ट एक तरह बन गया एफआर। क्योंकि आप एफआर ओल्ड कोर्स देखें तो ये बहुत ही इजी सा सब्जेक्ट लगता है, जैसे आप इंटर में अकाउंट्स करते थे वैसा ही लगता है। जब आप न्यू कोर्स में आते हैं देयर इज अ लार्जर स्केल ट्रांजिशन, मतलब कि बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चे को एकदम से कि ये क्या है। तो उसमें कुछ डिस्प्यूट्स भी क्रिएट किए गए, कुछ पता ही है आपको, लोगों ने भी क्रिएट किए अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण। इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल गलत हैं, ये है वो है। देखिए, जब भी कोई इतना बड़ा चेंज आएगा तो सारा कुछ परफेक्ट एकदम से कोई भी नहीं कर सकता, इसमें अभी टाइम लगना है। तो हमें क्या करना है, हमें आईसीआई स्टडी मटेरियल को मानना है बेस। बाहर की कोई भी किताब में कैसे कर रखा है, क्यों कर रखा है, वो छोड़ें। ठीक है, ये सारा थॉरली कवर करेंगे। और इसके अंदर कौन सी चीज़ें कैसे करनी है, जब आप स्टडी मटेरियल देखते हैं तो उसके अंदर बहुत छोटे छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी दे रखे हैं कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए, ताकि प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप वो इंडेक्स लगा रहे हैं तो आपको क्रिस्टल क्लियर अप्रोच बना के दे रखी है। पर अगर ट्रेंड देखें मई 18 से अभी तक जितनी भी अटेम्प्ट्स हुई हैं, वैसे उस टाइप के सवाल पेपर में बहुत कम पूछे गए हैं। अगर वो पूछे भी गए हैं तो थ्योरी में 4-5 नंबर में छोटे छोटे क्वेश्चनों की तरह। बड़ा क्वेश्चन जो भी प्रैक्टिकल आया वो इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी इन्हीं में से ही घुमाया। सजेस्टेड आंसर्स भी अब तो इकट्ठे हो चुके हैं काफी, तो वो इस चीज का प्रूफ है। मतलब अगर आप स्टडी मटेरियल में थॉरो, तो आपको 80 मार्क्स से ज्यादा का पेपर जो है वो डायरेक्ट ही मिलने वाला है। हाँ, कंडीशन अप्लाई है कि आपने स्टडी मटेरियल के प्रैक्टिकल जो सवाल हैं, खासतौर पे जो बड़े वाले प्रैक्टिकल सवाल होते हैं, जो चैप्टर्स मैं आपको अभी बताऊंगा इंट्रो में, वो अच्छे से कर रखे हों। तो ये अप्रोच रहेगी। दूसरी चीज, सर इसमें नोट्स वगैरह का कैसे होगा। जिस तरह हमारे जो सभी कोर्सेज हैं उसमें हम नोट्स की हार्ड कॉपी नेचुरल है प्रोवाइड करते हैं। एसएफएम में भी है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में भी है, वो सब में है। पर इसमें जब हम पढ़ी स्टडी मटेरियल से रहे हैं तो आपका स्टडी मटेरियल होना चाहिए। अब स्टडी मटेरियल आपका होगा बेटा, हार्ड कॉपी आपके पास खुद होनी चाहिए, ठीक। अब जो एडिशनल क्वेश्चन होंगे जो कुछ कुछ चैप्टर्स में होते हैं, सब में नहीं, उसका मैं आपको पीडीएफ ही प्रोवाइड करूंगा। क्योंकि उन क्वेश्चंस को हम अपडेट भी करते रहते हैं, तो ये वो एकदम से कई बार नया क्वेश्चन भी हमारे पास आ जाता है, वीडियोस फ्रेश रिकॉर्ड हो रही हैं, तो वो स्टॉक हम आपको पीडीएफ फॉर्म में ही देंगे, ताकि उसमें किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो सके कि ये क्वेश्चन अब क्यों डालना, ये तो नोट्स में है नहीं, ये वो। तो फ्रेश जो भी क्वेश्चन होंगे टिल द टाइम जब तक रिकॉर्डिंग हो रही है वो पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेंगे। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना होगा कि आपके पास आपका स्टडी मटेरियल हो, आपको ये पता हो पहले कि एडिशनल क्वेश्चन जो है वो पीडीएफ फॉर्म में आने वाले हैं, जो आप अपनी गूगल ड्राइव में से डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। वो कोई ज़्यादा आपका उससे कॉस्ट नहीं बढ़ेगा, कि बहुत ज़्यादा मैं आपको पीडीएफ फाइल नहीं भेजूंगा कि आप सोचें जी 600-700 पेज के नोट्स बनवा दिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, लिमिटेड ही होगा, उतना ही होगा जितना ज़रूरी है। तो ये इसके प्री रेक्विजिट्स हैं सिस्टम के, जो आपको पहले पता होने चाहिए कि आईसीआई स्टडी मटेरियल यू शुड हैव, देन आपका एडिशनल क्वेश्चन इन पीडीएफ फॉर्म। ठीक है, इतने से हम इस कोर्स को करेंगे और बहुत ही सिंप्लीफाई करके करेंगे। मार्केट में इसका जो इंप्रेशन अब बड़े बड़े लोगों ने कह दीजिए बना दिया है, वो थोड़ा सा हिल गया। मार्केट में बच्चा एफआर को लाइक नहीं कर रहा ज्यादा, वो कह रहा है यार पता ही नहीं चलता कैसे पढ़ें। ऐसा कुछ नहीं है सर, जबरदस्त सब्जेक्ट है। आओ थोड़ा यह कोर्स को देख लें कि कैसा है ये कोर्स। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 100 मार्क्स पेपर, आपके सामने कोर्स कंटेंट। तो सबसे पहले आप देखते हैं 10 to 15% वेटेज में फ्रेमवर्क फॉर प्रेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंडेस विद रेफरेंस टू जर्नल पर्पस स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, ये सारी चीजें 10 to 15% की वेटेज में आपको आ जाएंगी। देन उसके बाद जी
इन्होंने आपको बताया कि लाइक इंड एस ऑन इनकम स्टेटमेंट, इंड एस ऑन एसेट लायबिलिटी आइटम्स, ये सारी चीजें जब आप मॉड्यूल खोलेंगे तो ज्यादा बेटर होगा क्योंकि रिस्पेक्टिव इंड एस का नाम वहां लिखा होगा। देन 10 to 20% इंड एस ऑन द ग्रुप अकाउंटिंग, जैसे कि बिजनेस कॉम्बिनेशन, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, कंसोलिडेटेड एंड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर पुराने टाइम में इसे होल्डिंग और अमलगामेशन कह दिया जाता था, अब इनके थोड़े हाई फाई नेम है, बिजनेस कॉम्बिनेशन, इस तरह की बातें यहाँ आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, बड़ा क्वेश्चन आना है यहाँ से, और हर बार की तरह वो मॉड्यूल बेस्ड या आरटीपी बेस्ड ही होगा। देन अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो ये तो बेटा जी सिलेबस में बहुत साल पहले आ गई थी। आपको कोई सर इंड एस तो अब आए हैं। सर ए एस 30, 31, 32 बने थे किसी जमाने में, ए एस 30, 31, 32, 29 तक तो ये आपने सुने होंगे। हाँ जी सर सुने। ए एस 30, 31, 32 बने थे। सीए फाइनल के लिए वो लागू कर दिए गए थे ओल्ड कोर्स में ही, ओल्ड कोर्स में ही। इंडस्ट्री में कभी वो इंप्लीमेंट ही नहीं हुए, विड्रॉ हो गए। फिर इंडेस 107, 109 और 32 के साथ उन्हें क्लब मतलब कि वो वहीं से ही कॉपी मारे थे तो उनको बंद करके वो चला दिए। तो ये जब ओल्ड कोर्स फाइनल में लागू किया गया था तब भी काफी अच्छी वेटेज में हमें दिखा, और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। देन 5 to 10% एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, देन सीएसआर। ठीक है। अब इसमें क्या है कि इन्होंने ना नाम जिस तरह खुल के लिखने होते हैं वैसे नहीं लिखे हुए, तो इससे आपको ज्यादा कोई एस वेस का नाम नहीं पता चला। पर जब हम मॉड्यूल खोलते हैं तो उसमें सिलेबस जहाँ दिया हुआ है वहाँ ये पूरे डिटेल में हमें मिल जाया करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात आपकी नहीं है। वो सब मेरी सिरदर्दी है, आपको मैं डिटेल में भी बताता चलूंगा जब जब जरूरत होगी। ठीक है सर। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि फ्रेमवर्क वाला पोर्शन 10 to 15% है, तो इंडेस जो इनकम स्टेटमेंट पे है वो 10 to 15% है। फिर इंडेस एसेट लायबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंडेस, ये 15 to 25 है। फिर आइटम्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सारी चीजें तो रिस्पेक्टिव इंडेस इनमें कौन से हैं उसका भी आपको पूरा चार्ट बना देंगे। और बेटा थोड़ा ये पहले समझते हैं कि क्या ये है, क्या इंडेस चीज क्या है, कि इतना मसला क्यों उठा हुआ आजकल। देखो आपको पता है हमारे जो ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो आपने सीए इंटर या आईपीसीसी अपने कोर्स में जहां से भी बैकग्राउंड है कवर किए, ऑलमोस्ट कवर किए। कुछ उसमें टफ वाले थे जो कभी इंस्टीट्यूट ने वहां एप्लीकेबल ही नहीं किए, उसमें आपकी गलती नहीं है। ठीक है जी। नहीं तो अदरवाइज आपने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जरिए एएस जो है वो कवर कर रखे हैं एंड दे आर स्टिल देयर, मतलब कि अभी भी छोटी कंसर्न एएस ही फॉलो करती हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती थी कि जब हमारे पास सिर्फ एएस थे, जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनी है खास तौर पे जिनमें फॉरेन इक्विटी है, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, एफआईज हैं, वो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो एएस के अकॉर्डिंग बनी होती थी इतना रिलायबल नहीं मानते थे। तो उस वक्त ऐसी एक सिचुएशन आती थी कि वो सेम कंपनी एएस के अकॉर्डिंग भी रिजल्ट निकालती थी, आईएफआरएस के अकॉर्डिंग भी निकालती थी, और अगर यूएस बेस्ड इन्वेस्टर है तो यूएस गैप्स भी लगाए जाते थे। फिर इन्हें एक कन्वर्जेंस की फीलिंग आई कि भाई हमें ना अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ग्लोबल इन्वेस्टर के सामने ऐसे रखनी है कि भाई उस पर डाउट ना करे, जो अपने वहां देखता है वही साउंड प्रिंसिपल्स हम भी फॉलो करें। तो मसला उठना शुरू हो गया। कहा गया कि इंडिया अब आईएफआरएस अडॉप्ट कर लेगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, बहुत साल पहले, मतलब कि अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो ये बात तो 15 साल पहले भी कहनी शुरू कर दी थी लोगों ने कि आईएफआरएस आ जाएंगे, आईएफआरएस आ जाएंगे। अब आईएफआरएस को ही तड़का लगा के इंडेस बनाया गया, मतलब कुछ एक्सक्लूजन्स किए गए हैं, कुछ इंक्लूजन्स किए गए हैं, काव इन काव आउट्स किए गए हैं। अब पूरा का पूरा तो इकोनॉमिक माहौल यहाँ का और उन कंट्रियों का जहाँ से आईएफआरएस आए हैं वो पूरा मैच नहीं करता है, तो कुछ एडजस्टमेंट्स की गई हैं, बट स्टिल मेजर जो असेंस है वो सेम ही है। तो इंडिया ने अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की आप कह सकते हो क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ा ली है इनको बना के इंडेस को। और एज ए प्रोफेशनल, एज ए ऑडिटर, या कल को अगर आप अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में हेड हैं तो आपका काम बढ़ गया है कि आपको इसे अच्छे से पहले समझना है, देन इन्हें इम्प्लीमेंट करना है, और अगर एज ए ऑडिटर हैं तो चेक करना है कि क्या इनकी इम्प्लीमेंटेशन कंप्लायंस सही भी की गई है या नहीं। अब दो तरीके, अगर कोई बच्चा मेरे को ये कहे कि सर मुझे ना एफआर में सिर्फ पास होना, सिर्फ मुझे पास होना,
तो सर मैं बताऊं, सच में बताऊं, 60-70 सवाल हैं सिर्फ, वो कर लो 60 से ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड है, बड़े वाले वही रिपीट हो रहे हैं। पर जो कोई बच्चा कहे कि नहीं सर मेरे को ना नॉलेज भी चाहिए इंडेक्स की, कि कल को कहते हैं ना कि जो यंगस्टर्स हैं वो ज़्यादा बेटर इक्विप्ड हैं, उन्हें इंडेक्स का ज़्यादा पता है, क्योंकि पुराने ज़माने में तो ये सिलेबस में ही नहीं थे तो लोगों ने पढ़े नहीं, प्रैक्टिस में जाने के बाद कईयों का इंटरेस्ट ही कम हो जाता है पढ़ने का, तो इन्हें पढ़ना भी ज़रूरी है। तो ये रेगुलर कोर्स है, कोई फास्ट ट्रैक कोर्स नहीं है। अगर तो फास्ट ट्रैक होता तो मैं वो 60-70 क्वेश्चन करवा के और आपको अच्छे ट्रिक्स बता के खत्म कर देता कि चलो यार ये कर लो, ट्रेंड देख लो, इसी में से आ रहा। पर जब हम एक रेगुलर कोर्स करते हैं तो हम उसको एक सही पढ़ाई की तरह करें, रादर देन जस्ट पास होने की तरह। हाँ, मैं बीच बीच में ये बताता रहूंगा कि भाई ये थ्योरेटिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल लाइफ में काम आ सकता है, इसका पेपर में रेलेवेंस नहीं बनेगा, ये पेपर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता चलूंगा। ठीक है सर? तो भाई अब थोड़ा यार मैंने आपको बता दिया कि ज़रूरत थी, आउटडेटेड हो गए थे एएस, तो ग्लोबल इन्वेस्टर इंडिया की तरफ हमेशा अट्रैक्टेड रहते हैं, आईएफआरएस लाना था, उसको तड़का लगा के इंड एएस बना दिया और बड़ी बड़ी कंपनियों पे फेस्ड मैनर पे लगा दिया कि भाई आप फॉलो करो, छोटे वाले तो अभी भी इससे बचे हुए हैं। अब क्या फर्क क्या होता है सर? फर्क सोच का है। जैसे मैं बच्चों को एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ हमेशा। जैसे मान लो एएस में अभी हमको ये इंडेस नहीं पढ़ रहे, वैसे ही आपको खोल रहे हैं उसके लिए कि भाई आपका दिमाग खुलेगी हाउ इट इज डिफरेंट। एक लोन लिया गया 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का लोन लिया गया। उसकी जो प्रोसेसिंग की फीस है, प्रोसेसिंग फीस जिस तरह आपको पता है बैंक लगा देते हैं, ठीक है जी, या अगर आप मान लीजिए किसी ब्रोकर या लोन अरेंज अरेंज करने वाले डीलर के थ्रू, प्रोफेशनल के थ्रू जाते हैं, उसकी भी फीस देनी पड़ जाती है। वो सब खर्चा मिला के 2% है। 10 लाख में 2% कितना हुआ सर? 20,000। लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ने फिक्स किया वो है 12%। टर्म 5 ईयर है। लोन की जो प्रिंसिपल है उसकी बुलेटेड पेमेंट है, मतलब सिंगल गो में एंड में पे होगा। इंटरेस्ट रेगुलरली एनुअली पे करना है। अब हमारी जो ओल्ड अकाउंटिंग है, ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें क्या होने वाला मैं बताता हूँ। टाइमलाइन बना लेते हैं, 0 पीरियड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। एक तो आप इंटरेस्ट कॉस्ट बुक करोगे और एक प्रोसेसिंग की जो कॉस्ट आई है, प्रोसेसिंग फी जो आई है वो बुक करोगे। इंटरेस्ट कॉस्ट आप बुक करोगे जो आप पे कर रहे हो, क्योंकि आप 10 लाख के ऊपर 12% ब्याज पे कर रहे हो, तो आपके और कोई ऑप्शन नहीं होगी, बस 120 आप बुक करते जाओगे। 120, क्योंकि मैंने कहा है कि हर साल इंटरेस्ट पे हो रहा है, तो कंपाउंडिंग वाली बात ना करना। प्रिंसिपल जो रीपे होता है वो खर्चा नहीं होता, कि इट्स अ कैपिटल रिसीट एज वेल एज कैपिटल पेमेंट जब आप पे वापस करते हो। और आप प्रोसेसिंग फीस को नेचुरल डिनाई नहीं कर सकते, वो खर्चा है, तो आप यहाँ 20,000 रुपए की प्रोसेसिंग फीस भी बुक कर लोगे। ये आपका ओल्ड जो सिस्टम है उसके अंदर ट्रीटमेंट। अगर यही सवाल आपको इंड एस के अकॉर्डिंग करना हो, फाइनेंशियल लायबिलिटी की अकाउंटिंग करनी हो, तो भैया यहाँ इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड लगाया जाएगा। क्या लगाएगा जाएगा सर? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग खर्चे को बुक किया जाएगा। सर वो कैसे होता है? सर ये लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई हमें 0 पीरियड पे नेट 9,80,000 रुपए का इनफ्लो हुआ। 9,80,000 रुपए, क्योंकि 10 लाख का तो लोन आया, 20,000 तो उसे लाने में ही लग गए, तो इनफ्लो कितना हुआ? 9,80,000 रुपए। फिर हमने ये पैसे वापस किए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, जिसमें हमने इंटरेस्ट पे किया 1,20,000। ये टिक कर रहा हूं कि यहां सेम एक बीसी है। और प्रिंसिपल की रीपेमेंट की 10 लाख। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज बेसिकली आईआरआर। जैसे आप इंटर में कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सम को करो बेटा, आपको याद आ जाएगा, आपका अंदर से जमीर बोलेगा कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% से ज्यादा है इफेक्टिवली, क्योंकि हमने 10 लाख पे 12% दिया, 10 लाख को रीपे भी किया, बट वी नेवर यूज 10 लाख। हमें यूज करने को 10 लाख कभी नहीं मिले। हमें 0 पीरियड पे नेट सिर्फ 980 दिखे। पुरानी काउंटिंग क्या करती है कि जो प्रोसेसिंग फी है उसको पहले साल का ही खर्चा बना के रख देती है,
और जो कूपन रेट के हिसाब से इंटरेस्ट पे होता है उसे सिंपली इंटरेस्ट की तरह बुक करती रहती है। नई काउंटिंग इज फार बेटर। ये कहते हैं कि भाई इसको पहले साल का ही खर्चा क्यों माने, हमें यहाँ पे 9,80,000 मिले हैं और उसके बदले में ये दिया हमने, तो हम पेमेंट तो 10 लाख पे 12% कर रहे हैं, यूज करने को पैसा मिला है कम, तो द आईआरआर निकाल के, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकाल के खर्चा बुक करना चाहिए। ऑब्वियस है कि इसका आईआरआर जो है वो 12% से ज्यादा आएगा। अब करने को तो मैं ये एक्सेल फाइल यहाँ लगा लेता हूँ, यहाँ मेरे पास पड़ी होगी एक्सेल फाइल, उस पर आईआरआर मिनट में आ जाएगा। पर फिर वो आपको थोड़ा सा ना, आप आउट ऑफ टच भी होते हैं कि लाइक आपने किया नहीं बड़ी देर से जी आईआरआर, तो भूला हुआ है। तो मैं पहली क्लास में क्या करता होता हूँ कि आईआरआर भी यहाँ पे बच्चों को एक बार रिवाइज करा देता होता हूँ। सर आईआरआर वो रेट था कि जिसपे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और आउटफ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो मैच कर जाती है। अब अगर आप बोरोअर के एंगल से देखें, दिस इज द इनफ्लो एंड दिस इज द आउटफ्लो। अब जैसे ये इफेक्टिव रेट हमें पता ही है कि 12 से ज्यादा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि लाइक 13% पे इसकी डिस्काउंटिंग करेंगे। हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे आउटफ्लो की एट द रेट 13%, उसको पूरा लिखेंगे कि किस चीज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट पर एनम इनटू, क्योंकि ये 5 बार है तो हम एन्युटी फैक्टर यूज करेंगे, PVIFA 13%, 5 साल, और प्रिंसिपल जो रीपेमेंट हुई है उसके लिए हमें पी फैक्टर जो है वो सिंपल यूज करना है, एन्युटी नहीं, कि दैट इज ओनली अ वन टाइम पेमेंट, 13% 5th ईयर। तो वैल्यूज पुट कर दो यहाँ बेटा। सर ये 1,20,000, सर इसकी वैल्यू, सर ये तो कैलकुलेटर बताएगा, एन्युटी फैक्टर बना लेते हैं 5 ईयर्स के लिए। तो ये मैं 4 डिजिट्स तक मिनिमम लिख लेता हूँ, 3.5172। और जो प्रीपेमेंट की है सर वो 10 लाख की है, वो मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ कि लास्ट वाला क्या आ रहा था। सर ये भी आप 4 डिजिट तक लिख लीजिए, 0.542728 कर दीजिए। इसकी अब पीवी निकालते हैं। 1,20,000 3.5172, इसको मेमोरी में डाल लेते हैं, तो 10 लाख इंटू 0.5428 मेमोरी रिकॉल। सर वैल्यू आ रही है 964,864। ठीक, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढ रहे हैं जो एक्सेल फाइल में 1 मिनट में आ जाता है, बट वो चीजें हमें पेपर में अलाउड नहीं है, तो हम इसी तरीके से चला रहे हैं। सर ये बात नहीं बनी क्योंकि हमें जो इनफ्लो था वो ये था, हमें इनकी पीवी जाननी है इसके बराबर कब होगी। 13% पे तो ऐसा नहीं हुआ, वो 964,864 आ गया। अब जब मैंने रेट को और बढ़ा दिया, अब अगर मैंने रेट को और बढ़ा दिया 13 से 14 15 कर दिया, तो ये वैल्यू और गिर जाएगी, क्योंकि व्हेन द रेट इंक्रीजेस तो प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीजेस। इसका मतलब ये है कि इफेक्टिव रेट इससे कम है। मुझे पता 12 से ज्यादा है, 12 से ज्यादा है। अब मैं 12 पे पीवी निकालूं, डिपेंड करता है, ये मेरी टाइम वैल्यू की समझ पे डिपेंड करता है, क्योंकि पीवी जो 12% पे आएगी ना वो 10 लाख ही आएगी। ये देखो 1,20,000, मैं आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए ये चीज कर रहा हूँ, इस पे मैं PVIFA लगाऊंगा 12% 5th ईयर 5 ईयर्स प्लस 10 लाख इंटू PVIF 12% 5th ईयर, क्योंकि ये 12% इंटरेस्ट पे ही तो 10 लाख के ऊपर कंप्यूट किया हमने, और रीपेमेंट भी 10 लाख की है, तो नेचुरल है अगर 12% पे पीवी आती है तो 10 लाख ही आने वाली है। फिर भी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि SFM में हम ये बातें बहुत करते रहते हैं, पर कई बार बंदे इतने अलर्ट नहीं होते हैं, तो हमें करना पड़ेगा। तो अब सर जो ये फैक्टर आया 3.64 3.6048 कर सकते हैं आप इसे, एक पिछला भी चाहिए होगा, प्लस 10 लाख इंटू लास्ट वाला 0.5674, इसको टोटल करते हैं 120 इंटू 3.0648 मेमोरी प्लस, फिर 10 लाख इंटू 0.5674 मेमोरी प्लस रिकॉल। ये देखिए सर, अब वैल्यू कि थोड़ा सा फैक्टर का फर्क होता है वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ।
इतनी आ रही है, बट अप्रोक्सीमेटली इट इज 10 लाख, कि अगर आप पूरे फैक्टर्स कैलकुलेटर पे रहने देते तो 10 लाख था। तो अब बात यहाँ आके टिकी कि अगर पीवी 12% पे निकाली जाए तो 10 लाख है, और अगर पीवी 13% पे निकाली जाए तो 13% पे वैल्यू है 964,864। हमें चाहिए इतना, हमें वो रेट पता करना है जहां 980 बनता हो। नेट कितना बनता हो? 980। ये रेट सर 12% से ज्यादा है और 13 से कम, 12% से ज्यादा और 13 से कम। तो इस पे वर्कआउट कर लीजिए थोड़ा जब। तो 12% प्लस, यूनिटरी मेथड से करेंगे, फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। सर ये देखिए 12 पे ये वैल्यू है, आपको यहाँ आना है। अगर आपने रेट 1% बढ़ा दिया तो आप ज्यादा दूर चले जाएंगे। तो इन दोनों में देखिए, इन दोनों में देखिए कि वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए रेट को इंक्रीज करना पड़ता है। हमें भी यही करना कि 12% पे 10 लाख है, हमें उसे 980 बनाना। तो हम क्या करेंगे, अब यहां से डिफरेंस देखेंगे। 10 लाख माइनस 964,864, वैल्यू का डिक्रीज है 35,136। इसके लिए रेट बढ़ा 1। तो यहां से यहां तक आने के लिए, जैसे इसके लिए रेट कितना बढ़ेगा, ऐसे लिखेंगे। अगर 1 रुपया वैल्यू कम करनी हो, सर मुझे 1 रुपया नहीं कम करनी, मुझे इसको ये 980 बनाना है, तो 20,000 के लिए रेट कितना बढ़ेगा? तो दिस इज 20,000 डिवाइड बाई 3 पॉइंट, ये दिस, सर ये आया 0.5692। तो हमारे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है। अब जिसने हमें पैसा दिया उसने बोला बैंक ने कि मैंने तुम्हें 12% पे पैसा दिया, दिया होगा भाई, तेरे को 12 ही आया होगा, पर हमारे तो खर्चे और भी हो रहे हैं। लोन अरेंज करने में हमारा 20,000 लग गया, तो हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5692%। इसके अकॉर्डिंग काउंटिंग होती है सर। अब वो दिन बीत गए, ये जो कहानियां थी ये सब बीत गई हैं, ये वाली ओल्ड सिस्टम पे ला भी, ये ऐसा नहीं अब किया जाता। अब आपके मन में ये भी जागेगा कि सर जब आपने इतनी लंबी स्टोरी हमें सुनाई, हमें आईआरआर तक ले गए, तो थोड़े जे ट्रेलर भी दिखा देते कि ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट अकाउंटिंग करता कैसे है। समझ रहे हैं कि नहीं? सर मैं जरूर ये चाहूंगा कि दिखाऊं आपको, मैंने इसीलिए सारी स्टोरी बनाई है। सर ऐसा होता जैसे बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया, बात पूरी करेंगे, टू लोन अकाउंट, ये मान लीजिए 10 लाख हो गया। अब लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, लोन को मैंने नेट 980 दिखा दिया इसी एंट्री में। ये देखिए 10 लाख जरूर आए थे, 20,000 तो मैंने प्रोसेसिंग फीस ही दे दी, तो लोन कितना रह गया जी 980। अब क्या होगा, आपका 980 का लायबिलिटी है बुक्स में, पे आपको कॉन्ट्रेक्चुअली करना है। कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट का मतलब ये है कि भाई एएस आके ये थोड़ा ना बदल सकता कि ये पेमेंट ना करो, पेमेंट तो यही होगी, पर इंटरेस्ट के खर्चे को पहले साल, क्यों दिस इज एट टाइम जीरो बेटा, ये टाइम जीरो है। टाइम 1 मतलब 1 ईयर के एंड पे जो इंटरेस्ट का खर्चा बुक करना है वो 12.5692% के अकॉर्डिंग करना है। 12.5692% ऑन ए लाइबिलिटी ऑफ 980। तो एंट्री विल बी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, फाइनेंस चार्ज या ऐसा वर्ड भी यूज कर सकते हो, टू लोन अकाउंट 9,80,000 की लाइबिलिटी पे आपने इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देना 12.5692, 980 इंटू दिस, ये आपका इंटरेस्ट आया जी 123,178, 123,178, 123,178। अब ये इंटरेस्ट का खर्चा बुक हो गया। मैंने क्या बोला था कि कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स को एएस नहीं बदल सकते, तो टाइम 1 पे जो पेमेंट होनी है वो वही होगी जो आपका कॉन्ट्रैक्ट कहता है। आपको कितना पे करना है बैंक को? सर 1,20,000। तो लोन टू बैंक कितना करोगे? 1,20,000, ऐसे। ये देख रहे हो,
खर्चा 980 पे, ना कि 10 लाख पे। खर्चा 12% पे नहीं, 12.5692% पे। पे एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये लोन लायबिलिटी आपकी 5 ईयर्स में अमोर्टाइज हो जाएगी। समझे कि नहीं? जैसे मैं आपको आपका लोन अकाउंट बना के दिखाता हूँ इस वक्त, ताकि बेटा कोई बंदा जब इंडेस को पढ़ना शुरू कर रहा है, अगर वो सीधा ही शुरू करता है ना, सीधा ही बस जस्ट स्टार्ट, तो गलती भी कर सकता है। पहले थोड़ा समझो इस चीज को कि ये क्या कहना चाहते हैं, हाउ दे आर बेटर, ये चीज समझनी है। तो यहाँ बाय बैंक 10 लाख रुपए की एंट्री आई, यहाँ साथ ही हो गया टू बैंक, कितना जी 20,000। फिर उसके बाद यहाँ इंटरेस्ट वाली एंट्री हुई, इंटरेस्ट टू लोन, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन। ये एंट्री हुई आपकी जी 123,178। फिर यहाँ टू बैंक की एंट्री हुई, जो आपने इंटरेस्ट पे किया, पर डेबिट वहां लोन ही होगा। उसके बाद टू बैलेंस कैरी डाउन, कि कितनी लोन लायबिलिटी बची, 10 लाख, 123,178 माइनस 20,000 माइनस 120, 983,178। फिर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 983,178। अब इस पे अगले साल क्या होगा सर? अगले साल भी पहले इंटरेस्ट बुक करो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन। कितनी लायबिलिटी रहेगी सर? इतनी। रेट क्या है सर? जो आपने फाइनल किया, क्या रेट था सर? 12.5692। तो 983 पे 12.5692%, ये आ गया जी लोन इंटरेस्ट आ गया 123,578। पे एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट, पे एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट कितना हुई? 1,20,000। उसके बाद जी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी आपकी इस साल की क्लोजिंग, बना देता हूँ। 983,178 प्लस 123,578 माइनस 120, ये आ गया जी 986,756। इस तरीके से। तो ये एक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूँ कि कैसे चीजें चेंज हो गई। अब मैं इसको क्लैरिकल और बोरिंग नहीं बनाना चाहता कि मैं अगले 3 साल भी आपके साथ कैलकुलेट करता रहूं, क्योंकि जब हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में होंगे तो ऐसे 4-5 क्वेश्चन हमारे पास हैं। इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन भी हमारे पास पड़ा है, ठीक है जी। तो हम उस वक्त पूरा डिटेल में करेंगे। ये ज्यादा सिस्टमेटिक अप्रोच है, क्योंकि देखो क्रक्स तो यही है स्टोरी का कि यू हैव वेल्ड ओनली 980 एज ए इनफ्लो नेट, एंड बदले में आपने 125 टाइम दिया है, 10 लाख वन टाइम दिया है। तो जो आपका इफेक्टिव कॉस्ट है उस हिसाब से खर्चा बुक करो ना, जो लिख के आ रहा है उससे थोड़ा ना बुक करोगे। और सर इन्होंने बड़ी चीजें बदली, जैसे एक हल्का सा एग्जांपल देता हूँ आपका माइंड खोलने के लिए, फिर मैं स्टार्ट कराऊंगा आज का कुछ ना कुछ। एक कन्वर्टेबल डिबेंचर होते थे, आपको याद होगा, याद है बेटा? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होता था इनमें, कि भाई इंटरेस्ट तो देंगे 4-5 साल, अगर टेन्योर है जो भी है 5 साल या 10 साल। फिर उसके बाद ना हम इन्हें कई बार ऑप्शन दे देते थे कि भाई अगर आप चाहो तो आप अपने डिबेंचर को कन्वर्ट कर सकते हो इक्विटी शेयर में, फुली या पार्टली। फुली का मतलब होता है जैसे 1,000 रुपए फेस वैल्यू तो पूरा का पूरा ही। पार्टली का मतलब होता है कुछ परसेंटेज जो है वो शेयर में कन्वर्ट हो जाएगी ऑफ योर होल्डिंग, रिमेनिंग यू विल गेट द प्रिंसिपल एज रिपेमेंट। ठीक है नहीं जी? अब इनकी जो पुरानी अकाउंटिंग है तो उसमें कुछ भी खास बात नहीं है। उसमें जब ये कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू होते हैं तो बैंक टू डिबेंचर ऑर्डिनरी एंट्री की जाती है, आफ्टर दैट इंटरेस्ट पे किया जाता है जितने भी साल होते हैं। फिर उसके एंड में देखा जाता है कि भाई 80% ने कह दिया कैश ही चाहिए, 20% ने कह दिया कि हमें तो शेयर दे दो जितने मिल सकते हैं। बोलो यार ऐसा आपने इंटर में भी क्वेश्चन बनाया, बिल्कुल। अब इसने सोच ही बदल दी। ये कहता है जो कन्वर्टेबल डिबेंचर होता है वो एक CFI होता है। आपको कोई अभी ये क्या है सर? CFI मींस कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, मतलब जिसमें एक नहीं दो चीजें हैं, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कि इसमें डेट भी है और सर इक्विटी भी है। ओहो, मतलब इंडेस इसे डेट भी मानता है और इक्विटी भी मानता है। वो कहते हैं इसे इनिशियली जब रिकॉग्नाइज करना है तो दो हिस्से में करना है।
मतलब अगर आपने कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किया और उसके लिए आपको 10 लाख रुपए आए, उसके लिए आपको 10 लाख रुपए आए, तो उस 10 लाख रुपए को, उस 10 लाख रुपए को आप ना ही डिबेंचर का नाम दें, ना ही इक्विटी का, उसकी स्प्लिट काउंटिंग कर दें, स्प्लिट तोड़ दें। अब बंदे कहते सर कैसे तोड़ दें? तोड़ना पड़ेगा, वरना कुछ हिस्से को डेट बोलना पड़ेगा, कुछ हिस्से को क्या बोलना पड़ेगा? इक्विटी। सर कैसे होगा? सर पूरा प्रोसीजर बताया है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाले एएस ने, हल्का सा सुनना चाहेंगे? क्योंकि जो भी बात बताई जाएगी सर सुनना तो चाहेंगे। सर वो ये कहता है कि भाई आप इसमें पहले ऐसे आउटफ्लोज ढूंढो विच यू कैन नॉट डिनाई, विच यू कैन नॉट डिनाई, मतलब कि इसके होल्डर को जो आपको पेमेंट्स करनी पड़ेंगी जिसमें आप मना ही नहीं कर सकते, उसकी एक लिस्ट बनाओ, टाइमलाइन वाली लिस्ट, कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टिल द मैच्योरिटी। मतलब इफ इट इज 5 ईयर देन 5 ईयर्स के दौरान आपको क्या क्या इसे पे करना पड़ सकता है वो लिखो टाइमलाइन पे। ऑब्वियस माइंड में आता है सर इंटरेस्ट, सर इंटरेस्ट तो पे करना ही, हाँ जी सर वो तो लिखो लिखो। अब आप प्रिंसिपल रीपेमेंट के बारे में सोचो कि वेदर इट्स कंपल्सरी और ऑप्शनल, कि अगर तो कंपल्सरी कन्वर्टेबल है, मतलब कन्वर्ट ही होगा एंड में, तो प्रिंसिपल की तो कोई ऑब्लिगेशन है नहीं, फिर तो जीरो आएगा। पर अगर ऑप्शनल है, ऑप्शनल मतलब कि होल्डर के हाथ में है भाई, वो कह दे मुझे पैसे चाहिए तो पैसे देने पड़ेंगे, वो कह दे मुझे शेयर चाहिए तो शेयर देने पड़ेंगे, तो सर आपके हाथ में तो नहीं है ना? नहीं सर मेरे हाथ में नहीं है। फिर आप प्रिंसिपल भी लिखो, मतलब कि आप एक ऐसी लिस्ट बनाएं जिसमें जो जो आपने पे करना है, जैसे इंटरेस्ट पे करना है वो लिख दिया 5 साल में, और अगर प्रिंसिपल भी पे करना पड़ सकता है विच यू कैन नॉट डिनाई, वो यहाँ लिख रहे हैं। अब ये आउटफ्लोज हैं इसके अंदर 5 सालों में, 10 लाख रुपए हमने इससे खींचे हैं इशू करके। अब इंडिया आपका कहता है कि भाई इन आउटफ्लोज को एक एज ए रेट पे डिस्काउंट करो जो नॉन कन्वर्टेबल पे चल रहा है। मान लो आपने इस 10 लाख पे उसे ब्याज दिया 7%, क्योंकि आपने उसे ब्याज कम दिया होगा। अब आप कहोगे सर क्यों? सर कन्वर्टेबल डिवेंचर पे ब्याज नॉर्मल डिवेंचर से कम मिलता है। अब कोई क्यों? सर कन्वर्टेबल का राइडर भी तो मिल रहा है, राइडर फैसिलिटी भी तो मिल रही है, कन्वर्जन के बदले में शेयर भी तो मिलेंगे, तो कंपनियां उसमें ब्याज में कंजूसी कर देती हैं। अब इंडिया से आपको कहता है कि ये वो हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं एक उधार, कि ये पैसे आपको देने पड़ेंगे इसमें, इसको उधार वाले रेट पे, जैसे जो नॉन कन्वर्टेबल का रेट होता है ना, जैसे रेट मान लो 8% चल रहा है, उस रेट पे डिस्काउंट कर दो। कंप्यूट 7% भी हुआ, पर डिस्काउंट ऐसे हुआ कि अगर हम डेट लाते जिसकी रीपेमेंट करते तो रेट क्या होता, वो जो वैल्यू आएगी, प्रेजेंट वैल्यू जो आएगी इसकी 8% पे, उसे माना जाता है डेट की वैल्यू, और बाकी जो वैल्यू बचती है वो किसकी वैल्यू मानी जाती है? प्रिंसिपल की। सर बाकी बचने का मतलब नहीं समझे। मुन्ना कितने आए थे? 10 लाख आए थे ना, इसमें से इसकी जो पीवी है वो एक डेट है, और बाकी बचा हुआ क्या माना जाएगा? इक्विटी। अगर मैं बोलूं इंडेस में से, मतलब कि इंडेस का ये वो वाला हिस्सा है जब हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं जो ओल्ड कोर्स में भी आता है और बड़े सालों से लागू हो गया था, AS 30, 31, 32 के थ्रू, बताया ना मैंने आपको? हाँ जी। अगर मैं बोलूं कि इंडेस में से सबसे ज्यादा आया हुआ सवाल पेपर में कौन सा, तो ये CFI, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, पुराना कोर्स मिला के बात कर रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा बार पेपर में आ चुके हैं, ये कोई नई चीज नहीं है, तो इसकी डिटेल में हमने काफी क्वेश्चन रखे हुए हैं आपको करवाने के लिए। ठीक है बेटा जी, तो ये भी एक मतलब कि होश उड़ाने वाली बात कि कहाँ वो इंटर वगैरह का लेवल, जहाँ कन्वर्टेबल डिवेंचर को आप ऑर्डिनरी ही ट्रीट करते रहते थे, उसका कुछ खास तो सोचते ही नहीं थे कभी भी, तो उसका आज पता चल रहा है कि भाई इस तरह का कुछ ट्रीटमेंट होने वाला है, धमाकेदार। बात समझ में आई आपको? और आगे सुने। अब स्टाफ को लोन देते हैं, जैसे हम लोग स्टाफ को लोन देते हैं, हाँ जी सर, स्टाफ को लोन दे दिया, जैसे मान लीजिए मार्केट में रेट चल रहा है 8%, हमने कहा कि ये तो हमारा स्टाफ मेंबर है, अगर मार्केट में 8 चल रहा है हम भी इससे 8 लेंगे, तो कहेगा भाई फायदा क्या तुम्हारे लिए काम करने का, थोड़ा बहुत कुछ हेल्प करो, मुझे फैसिलिटी दो। जब हम सैलरी का चैप्टर करते थे इंटर में, इनकम टैक्स में, तब भी इस बात का जिक्र आता है कि भाई एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय जो लोन होते हैं वो कई बार सस्ते रेट पे हो जाते हैं। अब हमने मार्केट में रेट चल रहा 8, एम्प्लॉय को लोन दे दिया, एम्प्लॉय को लोन दे दिया, स्टाफ मेंबर को लोन दे दिया 5% पे,
8 लाख रुपए दे दिया आपने 5% पे, और 5 साल में कहा जी वापसी कर दो, इंस्टॉलमेंट्स वगैरह बना दी जैसे भी है। पुरानी अकाउंटिंग जो आपकी है, एएस वाली अकाउंटिंग है, क्या करोगे? करोगे कुछ इसका? सोचो पहले तो। बंदा कहेगा सर एंट्री कर देंगे बस, लोन टू स्टाफ टू बैंक, लोन टू स्टाफ अकाउंट डेबिट टू बैंक 8 लाख रुपए, फिर उसमें 5% के हिसाब से ब्याज की इनकम बुक कर लेंगे। फिर वो रीपेमेंट करता जाएगा, बस इस तरीके से सर हो जाएगा। इसमें अब आप क्या कर सकते हैं सर? इसमें आपने उसे एक कंसेशन दिया वैसे, कितने परसेंट का? 3% का। अपने लायक पार्टी आ जाती है, कहते सर वो 3% तो वो अपनी उसमें दिखाएगा ना, इनकम टैक्स रिटर्न में, कंसेशनल लोन। बेटा वो अगर पूरा सुनना है तो मैं बता देता हूँ। उसके लिए 1 अप्रैल का एसबीआई रेट देखना होता है, उससे एम्प्लॉयर रेट को कंपेयर करना होता है। उधर ना जाओ, उधर ना जाओ, पहले कह दूं। वो नहीं मैं पूछ रहा कि इम्प्लॉय के पास क्या ट्रीटमेंट होगा, मैं कह रहा हूँ इम्प्लॉयर के पास क्या करें, क्योंकि हमने उसे एक बेनिफिट दिया है। अगर उसके लिए बेनिफिट है, देखो बेनिफिट रिसीव करने वाले के लिए बेनिफिट होता है, जो बेनिफिट दे रहा होता है उसके लिए वो कॉस्ट होती है। तो हमने तो ये कॉस्ट कहीं रिफ्लेक्ट ही नहीं की पुरानी अकाउंटिंग में, सोच के देखो। 8% पे मार्केट में पैसा किसी को भी दे देते, अगर हम चाहते, अपने आप को कंपनी या एम्प्लॉयर मानो, आप 8% पे पैसा किसी को भी दे सकते थे। आपने नुकसान किया कि नहीं किया 5% पे देके? यस सर, बिल्कुल किया। तो जब आपका नुकसान हुआ है, किसी और का बेनिफिट हुआ है, तो उधर रिगार्डिंग कॉस्ट क्यों नहीं बुक हो रही? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इसमें एम्प्लॉय बेनिफिट्स में खर्चा जाना चाहिए भाई, क्यों नहीं जाना चाहिए? हाँ सर, बात तो है बुरी, खर्चा तो वहां जाना चाहिए। सर पुरानी अकाउंटिंग में तो दम ही नहीं है, वो तो इतना सोच ही नहीं पाते। तो फिर तभी तो इंड एस आया। अगर उसमें इतना दम ही होता और वो ये सारे सवालों का जवाब दे देती, तो इतना बड़ा ट्रांजिशन करने की क्या जरूरत थी? सबसे ज्यादा परेशानी तो सीए स्टूडेंट को ही हो रही है। समझ रहे कि नहीं? प्रोफेशनल्स तो आपको पता ही है, जिस तरह आपकी फर्मों में बैलेंस शीटें फाइनल होती हैं, वो तो किसी ना किसी अड़िक्के करके कर ही देते हैं कि चलो यार हो गया यार, कोई बात नहीं, अगले साल देख लेंगे। तो भैया अगर पुराने में दम होता तो ये आता ना। तो इन्होंने इसकी भी राह खोली कि इसकी भी अकाउंटिंग होगी। ये खर्चा जो कभी हमारी इनकम स्टेटमेंट में बुक ही नहीं हुआ, हमारे अकाउंट्स में कहीं दिखाया ही नहीं गया, ये भी दिखाया जाएगा। अब आप कहोगे सर फिर आपने चिंगारी तो लगा दी है, अब भड़कते रहेंगे हम, थोड़ा सा तो बता दो कि कैसे बुक होगा। थोड़ा सा बता रहा हूँ, पूरा ना समझना किसी भी बात को, क्योंकि मैं जरा पहला लेक्चर होता है ना, उसमें कोशिश करता हूँ कि यार बंदे थोड़ा दिमाग लगाएं, कि वो एक बहुत बड़ी और नई चीज करने जा रहे हैं, उसके लिए गेयर अप हो जाएं, तैयार हो जाएं। ठीक है, ये इसलिए होता है। इट डजेंट मीन कि इसमें जो बोला जा रहा है उससे एक एक करके टॉपिक खत्म हो रहे हैं, नहीं नहीं, इतना आसान होता तो क्या बात थी। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई आप ये देखो, टाइमलाइन बना लो इसकी भी, कि आपने लोन तो दे दिया, अब उसके बदले में स्टाफ मेंबर आने वाले 5 साल में, 5 साल में क्या आपको वापस करेगा। इनफ्लोज लिख लो, बोले क्या इनफ्लोज आएंगे आने वाले 5 साल में, ये यहाँ लिख लो। ठीक है सर, ये इनफ्लो वैसे ही लिखो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कॉन्ट्रेक्चुअल रेट क्या है सर? कॉन्ट्रेक्चुअल रेट है 5%। 5% के अकॉर्डिंग यहाँ सारी चीजें लिख लो। फिर वो ये कहता है कि इसकी करो डिस्काउंटिंग, इसकी निकालो प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू किस रेट पे निकालो सर? मार्केट रेट। मार्केट रेट, मार्केट में रेट क्या चल रहा था सेम प्रोफाइल के लिए, मतलब कि इस तरह के बंदे को जो लोन दिया जाता था मार्केट में, उसका रेट क्या चल रहा है सर? 8%। ऑब्वियस है, जो इनफ्लो 5% से स्ट्रक्चर हुए हैं, 5% से बने हैं, और उनकी डिस्काउंटिंग कर दी जाए 8 पे। ये आपने एक सिंपल एग्जांपल पे घर पे करके देखना, थोड़े तेज भी हो जाओगे। जैसे 100 रुपए का लोन दो किसी को 5% पे, और कहो यार बेटा पहले 5-5 रुपए वापस कर दियो, 5वें साल में 100 रुपए भी दे दियो, ये ऐसे लिख लो। फिर इस सब की डिस्काउंटिंग कर दो 8 पे। ऑब्वियस है, रेट कूपन रेट से ज्यादा हो गया यदि वैल्यू 100 से कम आ जाएगी। पता है ना? नहीं पता तो डिस्काउंटिंग करके देख लेना, पक्के हो जो टाइम वैल्यू मनी इंडेस में बहुत ज्यादा यूज होती है। अब जब आप ऐसा कर लोगे, ऊपर वाले एग्जांपल कोई बेंचमार्क मान लेते हैं, 100 रुपए का लोन दिया 5% पे, डिस्काउंटिंग कर दी 8% पे। मैं डिस्काउंटिंग करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, 93 आ गई मान लो वैल्यू, हो सकता है 90 आए 98 आए, मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया 93 आ गई 8% पे। लोन कितने का दिया था सर? 100 का। सर ये कैलकुलेशन तो कह रही है कि जितने आपने इनफ्लोज ये लाने हैं 5 साल में,
ये जो पैसे आने हैं 5 साल में, जो आजकल रेट चल रहा है उस पे इनकी आज की औकात तो 93 की है। मतलब कि ये तो इनकी आज वैल्यू सिर्फ 93 है इतने इन्फ्लोज की। अब इन इन्फ्लोज को लाने के लिए मैंने तो 100 रुपए दे दिए। यार ये तो ज्यादा हो गया यार, कि जो चीज 93 रुपीज खर्च के आ सकती थी उसके लिए कितने दे दिए, 100। कितने एक्स्ट्रा दे दिए सर, 7 रुपए। बस यही 7 रुपए जो तुमने एक्स्ट्रा दे दिए ना, वो इंजॉय कर रहा है, इंप्लॉय आपका इंजॉय कर रहा है। वो सबको बता रहा है यार मार्केट में ना 8 पे मिलता है, मेरे इंप्लॉयर ने 5 पे दे दिया, इतनी बढ़िया कंपनी है, देखो कितना ख्याल रखती है, लोन सस्ते रेट पे देती है। वो तो बेनिफिट मान रहा है। इनकम टैक्स वाले भी बेनिफिट मान रहे हैं। वो कह रहे बेटा तेरे तो सैलरी वाली स्टेटमेंट में हम ऐड करवाएंगे, टैक्स भी लेंगे तेरे को। पर जिस बेचारे ने ये बेनिफिट दिया वो खर्चा नहीं दिखा पा रहा था पुरानी घटिया अकाउंटिंग में। पुरानी घटिया अकाउंटिंग, बात ध्यान से सुनना, बहुत आउटडेटेड थी वो। अब वो खर्चा दिखा लेगा। लोन बनेगा 93, 7 बनेगी स्टाफ कॉस्ट। अब उस कैसे खर्चे को बुक करना है वो थोड़ा कंडीशनल है, वो आप इंडेस में पढ़ेंगे। जब 107, 109 और 32 पढ़ेंगे तो वहां बात करेंगे कि उस 7 रुपए को बुक एग्जैक्टली कैसे करना है। खर्चा तो मैंने आपको दिखा दिया कि जो आउटफ्लो 93 होना चाहिए इन इनफ्लोज को लाने के लिए, उसके बजाय हमने 100 किया है। तो दैट 7 रिप्रेजेंट्स द एक्स्ट्रा कॉस्ट विच वी शुड रिकॉग्नाइज, जो हमें यहाँ बुक करनी ही करनी है। ठीक है सर, ये एक एग्जांपल आपके कान खोलने के लिए, आंखें खोलने के लिए कि कैसे इंडेस सोचता और कैसे आप लोग पहले सोचते आ रहे थे। फिर सर बात होती है जब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे आपने एग्रीकल्चर सेक्टर जिस तरह देखा, एग्रीकल्चर ये बहुत नेग्लेक्टेड है। मतलब कि कभी भी जब हम AS2 या और कई AS पढ़ते तो उसमें कह देते थे कि भाई ये प्राइमरी सेक्टर को नहीं लगता, प्रोड्यूसर इन प्राइमरी सेक्टर पे ये नहीं लगेगा। तो इंडेस एग्रीकल्चर पे भी आ गया, सवाल भी आया उस पे पेपर में, मॉड्यूल भी अच्छा बना है। गाय भैंसे की कैसे अकाउंटिंग करनी है, क्रॉप्स की कैसे अकाउंटिंग करनी है, सारा कुछ आ चुका। तो जबरदस्त है बेटा जी, बहुत मजा आने वाला है, अच्छी तरह पढ़ना है इसको। अब पहला मैंने जो सिलेबस में आपके लिए पार्ट रखा है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक इंडेस से हम सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि हमारा सिलेबस अब पुराने अकाउंट्स की तरह नहीं है कि हमें एक चैप्टर साथ सिखाया जाएगा, उसकी एंट्री और फॉर्मेट सिखाया जाएगा, फिर 2-4 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 4-5 आपको होमवर्क में दूंगा, पॉइंट डिस्कस हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन फ्लो में होते जाएंगे। वैसा है नहीं है, आपका इंडेस ही इंडेस भरे हुए हैं। ठीक है जी, तो ये वाला इंडेस आपका यूनिट 5 में आता है मॉड्यूल में। इसका नाम है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। मतलब इंडेस 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। आप इम्पेयरमेंट पे AS होता है AS 28, वो आपको IPCC के सिलेबस में, इंटर के सिलेबस में कभी भी लागू नहीं किया गया। कहा जाता था कि इन व्यू ऑफ डिफिकल्टी इन्वॉल्व, मतलब ये थोड़ा डिफिकल्ट है उस लेवल पे बच्चे के लिए सोचने के लिए, तो उसे कभी लाए ही नहीं। तो पहले क्या किया इंस्टीट्यूट ने, FR में जब चेंजेस आए ना, मतलब कि इतना ट्रांजिशन जब हुआ, उसमें इंस्टीट्यूट का भी बहुत बड़ा हाथ है इसे ओवरलोडेड करना और कंफ्यूजन क्रिएट करना में। इन्होंने कुछ AS भी सिलेबस में रख लिए थे। अब इंडेस भी पढ़ो, उसका AS भी पढ़ो, और इतना सिलेबस 6 महीने में कंप्लीट भी करो, ये तो इम्पॉसिबल टास्क है भाई। ठीक है, अब थोड़ी समझदारी बढ़ती है, AS निकाल दिए गए हैं तकरीबन। तो इम्पेयरमेंट पे इस वक्त हम इंड AS ही पढ़ने वाले हैं, AS नहीं है हमारे पास, इम्पेयरमेंट। आओ थोड़ा पहले एक स्टोरी बना लेते हैं माइंड में कि ये क्या चीज है, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। अब एसेट तो आपको पता है, एसेट रिप्रेजेंट्स अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड। मतलब कोई भी ऐसी रिसोर्स जिसे पास्ट में हुई एक घटना या इवेंट की वजह से आप कंट्रोल करते हैं, दैट इवेंट कुड बी द सेल, परचेज, एक्सचेंज, जिस तरह भी, और जिससे आके आप एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट आएंगे, उसे क्या कहते हैं, एसेट। सर ये तो हमें पता है, सर ये क्या होता है? सर इसका मतलब वैसे तो वीकनिंग होता है, वीकनिंग, कमजोरी। जिस तरह हेयरिंग इंपेयरमेंट हो जाती है, विजन की इंपेयरमेंट हो जाती है, दिखाई नहीं दे रहा सही। क्रिकेट में बात करें तो बॉलिंग अटैक इंपेयर हो जाता है जब आपका एक फास्ट बॉलर रिटायर हो जाए और उसका सही सब्स्टिट्यूट अभी तैयार ना हो। तो इंपेयरमेंट बेसिकली मींस वीकनिंग, लॉस इन वैल्यू, लॉस ऑफ पावर। तो इंपेयरमेंट ऑफ एसेट का मतलब भी ये है कि एसेट का कमजोर पड़ जाना। सर अब कैसे पता चलेगा कि एसेट कमजोर पड़ गया कि नहीं? सर ओवरव्यू दे देते हैं, टेक्निकली तो बहुत ज्यादा वाइड है। सर हम एसेट की एक तो देखेंगे बुक वैल्यू,
कि हमने उसे कितने पे दिखा रखा। अब बुक वैल्यू का मतलब यहाँ हो जाएगा ओदी कॉस्ट या रिवैल्यूड अमाउंट लेस उस पर डेप्रिसिएशन वगैरह जो लगी है, लेस अगर पहले भी इंपेयरमेंट हुई है, फिर उसको कंपेयर किया जाएगा उसकी वर्थ के साथ। अब सर ये तो चलो समझ आया था, 100 लाख का एसेट खरीदा और आज मान लो 70 लाख तक की तो डेप्शन लग चुकी है, ये तो इतने पे तो हम दिखा रहे हैं इसे, मतलब हमने बुक्स में स्टैंड दिया होगा कि 30 लाख का। अब ये वीक पड़ा है कि नहीं ये पता चलेगा जब आप यदि इसकी असली औकात के साथ इसे कंपेयर करें। सर इसकी असली औकात का क्या मतलब है? सर इसकी असली औकात का मतलब यह है कि तुम 30 लाख पे दिखाई जा रहे हो, पर क्या ये 30 लाख का है? अच्छा तो ये पता कर लें कि मार्केट में कितने का बिकता है, ऐसा कहना चाहते हो सर? एनआरवी टाइप देख लें। सर अगर एनआरवी देखेगी ना, सिर्फ एनआरवी देखेगी, मैं पहले बता दूं, तो बड़े बड़े जो फिक्स एसेट है ना आपके, पीपी जिन्हें आप कहने लग गए, वर्ड पीपी आजकल, वो इम्पेयर हो जाएंगे। क्योंकि जो मशीन आपके यहाँ लग गई और उसकी आज की वैल्यू बुक्स में 30 लाख है तो पुरानी, सेकंड हैंड है, कस्टमाइजेशन बहुत है, आपको सूट करती है दूसरे को नहीं करती है, तो मार्केट में तो हो सकता है सेकंड हैंड की तरह होती जो नेट रिलायबल वैल्यू है या नेट सेलिंग प्राइस इज द वर्ड, बेटर वर्ड, वो सिर्फ 20 लाख हो। तो क्या आप 30 लाख की चीज 20 लाख की हो गई है, इस चक्कर में 10 लाख का नुकसान बुक कर लेंगे? ऐसा तो कोई भी नहीं करता, क्योंकि मैंने तो इसे बेचना ही नहीं है अभी। तो अगर हम ये बताएं कि अगर हम ये कहें कि यदि वर्थ इससे पता चलती है कि मार्केट में कितने का बिकेगा, देन इट इज वेरी रॉन्ग। दिस इज नॉट अ स्टॉक इन ट्रेड, दिस इज नॉट अ स्टॉक इन ट्रेड, दिस इज माई पीपीई एसेट, समझे? नॉट सर्कुलेटिंग एसेट। करंट एसेट या इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट तो ऑलरेडी चेक होती आई है, इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट AS2 ही चेक कर लेता, उसका रूल भी ऐसा ही है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर लेस, वो सिर्फ एनआरवी देखता है क्योंकि वहां बेचना ही होता है। तो सर इनका फिर कैसे देखें बाकी एसेट्स का? सर इनके लिए ना एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं रिकवरेबल अमाउंट, वो अभी आप देखोगे इधर सारा। रिकवरेबल अमाउंट बेसिकली हमने देखना होता है जो दो चीजों से बना, उसमें एनएसपी भी आती है और वैल्यू इन यूज भी आता है। अच्छा जी, एनएसपी तो मतलब था नेट सेलिंग प्राइस, आज बेच दो कितने का, वो देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा था, ये मैंने तो बेचना ही नहीं है। जब वैल्यू इन यूज, ये नाम सुनने में ही अच्छा लगा, वैल्यू इन यूज मतलब यूज करने से क्या होगी वैल्यू, कैसे देखेंगे? सर आज देखो इसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी, उस रिमेनिंग लाइफ में कैश फ्लोज कितने देगा, किस काम धंधे में यूज होगा, उससे कितना पैसा बना के देगा मुझे, और एंड में कितने पे जाएगा। सर फिर ये तो फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी। हाँ जी सर, फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी। 7 साल की रिमेनिंग लाइफ हुई तो 7 साल की करनी पड़ेगी, उसमें तो प्रोजेक्शंस करनी पड़ेंगी। हाँ जी सर करनी पड़ेंगी, इंडेस गाइड करेगा कि कैसे करनी है। जब वो सब हो जाएगा तो आज की डेट में वैल्यू लानी पड़ेगी। सर आज की डेट में वैल्यू लानी पड़ेगी तो पीवी निकालनी पड़ेगी। हाँ बेटा पीवी भी निकालनी पड़ेगी, तभी तो वैल्यू इन यूज आएगी। तो एनआरवी, वैल्यू इन यूज, एनएसपी और वैल्यू इन यूज को यूज करके रिकवरेबल अमाउंट बनेगा। अगर वो रिकवरेबल अमाउंट 30 लाख से ज्यादा आ गया, से फॉर एग्जांपल 58 लाख, तो आपका एसेट बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ा, इसमें किसी तरह कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं है। और अगर आपका रिकवरेबल अमाउंट इस एसेट का आता है सिर्फ 18 लाख रुपए, तो बेटा इसमें कमजोरी आ चुकी है। अब उस कमजोरी को छुपाए ना, दुनिया भर के सामने दिखा दें 12 लाख का नुकसान बुक करके, 30 लाख पे ना दिखाएं इसे आज से, रिकवरेबल 18 रह गया। यस, ये सिर्फ एक स्टोरी है, इमेजिनेशन है, दिमाग में विजुअलाइजेशन है कि ये करना है, जब करना है तो बहुत कुछ करना। आओ सर जी थोड़ा इंट्रो तो कराई दो बच्चों को। हम्म तो भाई सर यूनिट ओवरव्यू बना हुआ, अभी कोई फायदा है नहीं, हम ऑब्जेक्टिव से शुरू करेंगे। Objective of this standard is to prescribe the methodology that an entity applies to ensure that its assets are not carried at more than their recoverable amount। देखिए मैंने आपके सामने वो नया वर्ड अभी रखा था कि एएस ये चाहता है कि एंटिटी एक मेथड अप्लाई करे इस चीज को गारंटी करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि उसका कोई भी एसेट उसके रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा पे नहीं दिख रहा। जैसे हियर इन दिस केस इफ द एसेट इज एट 30 एंड द रिकवरेबल इज 18, तो एंटिटी को लॉस बुक करना पड़ेगा, क्योंकि इम्पेयरमेंट का एएस यही कहता है कि आप एसेट को रिकवरेबल से ज्यादा नहीं दिखा सकते।
अब इंस्टीट्यूट ने ब्रैकेट में यहाँ समझाना भी शुरू कर दिया कि रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है। एग्जैक्ट वर्डिंग में, एएस वाली वर्डिंग में देखिए, इट इज हायर ऑफ द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एंड वैल्यू इन यूज। दो चीजें जिसको हम एनएसपी कह रहे थे, एनएसपी मतलब नेट सेलिंग प्राइस, उसको टेक्निकली इंड एएस में कहते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। मतलब फेयर वैल्यू मतलब जितने पे बिक सकता है माइनस उसमें बेचने का जो खर्चा होगा। एनआरवी टाइप ही है, एनआरवी यही होती थी, estimated sale proceeds minus expenses of sale। ए पॉइंट इज दिस। सेकंड पॉइंट क्या है? वैल्यू इन यूज। ध्यान रखना दो चीजें हैं ये अलग अलग। इनमें से जो हायर होगी वो क्या बोली जाएगी? रिकवरेबल अमाउंट। कौन सी दो चीजें? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, और दूसरी चीज है वैल्यू इन यूज। विद द एक्सेप्शन ऑफ गुडविल एंड सर्टन इंटेंजिबल एसेट फॉर विच एनुअल इंपेयरमेंट टेस्ट इज रिक्वायर्ड। तो भाई दो चीजें आ गई साथ में कि गुडविल और उसके कुछ और अदर इंटेंजिबल एसेट्स भी हैं जिनके लिए इम्पेयरमेंट टेस्ट जो है वो एनुअली ही किया जाता है। इस पे भी राज खोलेंगे, अमलगामेशन के साथ भी कंपेयर करेंगे पुरानी वाली के साथ। अभी के लिए आप ये ध्यान रखें कि कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसमें इम्पेयरमेंट टेस्ट एनुअली करना पड़ता है। एन एसेट इज कैरिड एट एन अमाउंट मोर देन इट्स रिकवरेबल। अगर उसकी कैरिंग अमाउंट एक्सीड करे अमाउंट टू बी रिकवर्ड थ्रू यूज और सेल ऑफ द एसेट। कहता है एसेट माना जाता है कि अपने रिकवरेबल अमाउंट से ऊपर कैरी हो रहा है जब उसका कैरिंग अमाउंट, हमारे पास एग्जांपल यहाँ है, जब उसका कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा हो। बिल्कुल सही बात है। और रिकवरेबल अमाउंट क्या है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर। इन सच केस मतलब जब ऐसा हो, एसेट इज डिस्क्राइब्ड एज इम्पेयर्ड और एसेट इम्पेयर्ड मान लिया जाता है, और स्टैंडर्ड रिक्वायर एंटिटी टू रिकॉग्नाइज इम्पेयरमेंट लॉस। तो कहता है जब ऐसी सिचुएशन बने तो आपको इम्पेयरमेंट लॉस यहाँ बुक करना होगा। स्टैंडर्ड ऑल्सो डिफाइन व्हेन एन एंटिटी शैल रिवर्स इम्पेयरमेंट लॉस एंड प्रिस्क्राइब द डिस्क्लोजर। स्टैंडर्ड आपको ये भी बताएगा कि कब, जैसे आप किसी रीजन के कारण आप नीचे गए तो कभी आप वापस भी तो आ सकते हैं ना, रिवर्सल भी तो हो सकता है ना इम्पेयरमेंट का, तो वो भी स्टैंडर्ड बताएगा कि उसके क्या इंडिकेटर होंगे। डिस्क्लोजर क्या करना है वो भी बताएगा। अब ये बता रहा है कि ये स्टैंडर्ड कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, आपने एक बार पढ़ लेना है, फिर उसके बाद डेफिनेशन फेज है, ये भी हमने देखना है। आओ थोड़ा सा पढ़ते हैं क्योंकि अभी हम थोड़ा सा लेक्चर को और आगे ले जाएंगे आज का। द स्टैंडर्ड शेल बी अप्लाइड इन अकाउंटिंग फॉर इम्पेयरमेंट ऑफ ऑल एसेट अदर देन। सर अदर देन मतलब कि इन पे नहीं लगेगा, उनका कारण बता देता हूँ। क्योंकि जो अब एक्सेप्शन में आएंगे ना एसेट्स, उनका रिस्पेक्टिव एएसई उनके इम्पेयरमेंट टाइप सिचुएशन कर लेता है। यानी इन बिल्ट इम्पेयरमेंट टेस्ट उसी में ही है, एएस में ही है, तो दोबारा से इस एएस को लगाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे इन्वेंट्रीज, इसको बच्चा बच्चा समझ सकता है कि क्यों नहीं लगेगा इन्वेंट्री पे ये वाला एएस। यार इन्वेंट्री में तुम छोटे बच्चे से पूछ लो, +1 के बच्चे को भी याद करा देते हैं कोस्ट और एनआरवी विच लेस। अब जब कोस्ट और एनआरवी विच लेस हो गया तो उधर इम्पेयरमेंट टेस्ट वहां हो तो गया, अब दोबारा ये थोड़ा ना लगेगा। अब कहते हैं जी कॉन्ट्रैक्ट्स एन एसेट अराइजिंग फ्रॉम कोस्ट टू ऑब्टेन और फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट इन डे 615। धमाकेदार है, हर बार 8 नंबर का पेपर गारंटेड। इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड एसेट होते हैं उसका इम्पेयरमेंट टेस्ट ये खुद ही देखता है, इसमें भी इनबिल्ट मैकेनिज्म है, तो इसलिए आप ये वाला एएस वहां नहीं लगाएंगे। डेफर्ड टैक्स एसेट डीटीए थोड़ा याद कराता हूँ। जब आप इंटर में AS22 करते थे टैक्सेस वाला, उसमें भी डीटीए होता था। उसमें भी कुछ पैराग्राफ्स होते थे ऐसे जो डाउट करते थे कि डीटीए बनाना भी चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, रीजनेबल सर्टेनिटी होनी चाहिए, वर्चुअल सर्टेनिटी होनी चाहिए, ऐसी ऐसी बातें करते थे लंबी लंबी, जो डाउट डालते थे एसेट की एग्जिस्टेंस पे। डीटीए जैसा एसेट, डीटीए जैसा एसेट तभी बनता है जब आगे जाके आपको बस कुछ डिडक्शंस हैं या लॉसेस टू बी सेट ऑफ है। देयर इज ऑलवेज सम कंडीशंस जो इस पे डाली जाती हैं। तो अब डीटीए का बनना, फिर उसका ना, उसका वैनिश होना, वो सब देखता है इंड AS 12। तो इसको दोबारा हम इस एस के दायरे में नहीं ला सकते। फिर कहता है जी एसेट अराइजिंग फ्रॉम एम्प्लॉय बेनिफिट इंड AS 19 चेक करेगा। फिर जो बायोलॉजिकल एसेट्स हैं, ये जो मैं बात कर रहा था एग्रीकल्चर वाली, ये इंड AS 41 है। अब ये कहता है कि जो बायोलॉजिकल एसेट्स हैं, गाय भैंसे हैं जिस तरह, उनको मैयर ही हमने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे करना, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो भी चीज है, तो इसमें इंपेयरमेंट टेस्ट वाला ये टांग नहीं अड़ाएगा।
देन इंश्योरेंस वाला अभी ये तो खैर एप्लीकेबल नहीं हुआ है। देन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है 105, यहाँ से आता भी है पेपर। ये बात हो रही है नॉन करंट एसेट और डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल, मतलब जिस चीज पे हेल्ड फॉर सेल का टैग ही लग जाएगा वो इंड एस 105 देखेगा। देन फाइनेंशियल एसेट विद इन द स्कोप ऑफ इंड एस 109, उसकी भी इंपेयरमेंट पे आप ये वाला एस नहीं लगाएंगे। अब दिस स्टैंडर्ड अप्लाइज टू फाइनेंशियल एसेट क्लासिफाइड एज, किन पे लगना है, पहले तो मना किया ना, अब किन पे लगना है, कहता है सब्सिडरीज एज डिफाइंड इन इंड एस 110, एसोसिएट्स, investment in joint ventures, joint venture as defined in joint arrangement, impairment of other financial assets shall be as per 109। तो कुछ चुनिंदा जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उन पे लग रहा है, बाकी सब 109 ही देखेगा। अब डेफिनेशंस आती हैं। अब जैसे स्टार्टिंग में कैरिंग अमाउंट इजी डेफिनेशन है वो हम देखेंगे। इन चीजों को जैसे जैसे आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तभी करने का फायदा है, मतलब करना सारा बेटा प्रैक्टिकल है, ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है। मैं पूरा आपको पीडीएफ में कंपाइलर भी दूंगा कि आज तक के जो भी क्वेश्चन आए वो सब भी करवाऊंगा। तो आओ सर कैरिंग अमाउंट को देखें, ये बहुत आसान सी टर्म है, हमने पहले भी बहुत बार सुनी है। कैरिंग अमाउंट इज द अमाउंट एट विच द एसेट इज रिकॉग्नाइज आफ्टर डिडक्टिंग एनी कम्युलेटेड डेप्शन या अमोर्टाइजेशन जो इंटेंजिबल हो एंड कम्युलेटेड इंपेयरमेंट लॉस देयर। ये देखिए ये कैरिंग अमाउंट ही था जिसे हम बुक वैल्यू भी कह देते हैं, कॉस्ट 100 माइनस कम्युलेटेड डेप्शन। तो टेक्निकली बोले तो उसने बोला कि भाई जितने पे आपने एसेट को रिकॉग्नाइज किया माइनस कम्युलेटेड डेप्शन अकम्युलेटेड इंपेयरमेंट। तो यू वांट टू से कि इंपेयरमेंट पहले भी हुआ हो सकता है, बिल्कुल। एक एसेट अपनी लाइफ टाइम में एक ही बार इंपेयर होगा ऐसा ना सोचें, मल्टीपल टाइम इंपेयरमेंट हो सकती है। तो आपने माइनस कम्युलेटेड डेप्शन के साथ साथ कम्युलेटेड इंपेयरमेंट भी करनी है। सीजीयू कॉर्पोरेट एसेट इन पे अभी कोई बात करनी बनती ही नहीं है, अभी नहीं बनती है बात, ठीक है सर। अब हमें यहाँ कोशिश ये करनी है कि इंस्टीट्यूट क्या क्या इंडिकेटर्स आपको दे रहा है कि कब इंपेयरमेंट होगी, अगला पैरा सारा ये आ रहा है। देन उसके बाद यहाँ इंस्टीट्यूट बताएगा कि भी इंपेयरमेंट टेस्ट एनुअली किन चीज़ों का होना है, एटलीस्ट एनुअली रिक्वायर्ड टू बी टेस्टेड फॉर एनुअली, फिर गुडविल, ये सारी चीज़ें दे रहा है। तो इन डेफिनेशंस को स्लो स्लो हम करते हैं तो इनमें आगे आगे बढ़ते जाएंगे जहां जहां जरूरत पड़ेगी। देखो हमने कैरिंग अमाउंट कर लिया है, ये दोनों चीजें अपने अभी जरूरत की नहीं है। डेप्शन डेप्रिशिएबल अमाउंट ये चीजें नहीं चाहिए। अब मैं आपको यहाँ रखूंगा फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू वर्ड यहाँ रखूंगा। फिर उसके बाद जी आगे वैल्यू इन यूज की बात करूंगा ताकि आपको रिकवरेबल अमाउंट जो है वो समझ आ जाए। अब देखो जी फेयर वैल्यू क्या कहता है, फेयर वैल्यू इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट और पेड टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एट मेजरमेंट डेट। ये इंडेस 113 देता है फेयर वैल्यू की डेफिनेशन। पुरानी डेफिनेशन जो एएस में यूज होती थी तो फेयर वैल्यू का मतलब होता था कि नॉलेजेबल एंड विलिंग बायर एंड सेलर इन एन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। वो डेफिनेशन अब नहीं चलती है, रद्दी है आपके लिए। ये डेफिनेशन दोबारा पढ़ें। कहते फेयर वैल्यू प्राइस है दैट वुड बी रिसीव टू सेल एन एसेट और पेड टू ट्रांसफर लायबिलिटी इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन, मतलब जिसमें कोई क्रूजन एंड इन्फ्लुएंस कुछ नहीं है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स में जो हुई है, ये आपकी फेयर वैल्यू। अब जब मार्केट में जाते हैं और अपना कुछ मान लीजिए शेयर बेचते हैं, टर्मिनल पे ऑर्डर डालते हैं तो बायर मिल जाता है उस रेट पे, जिस रेट पे आपका शेयर बिकेगा वो फेयर वैल्यू मानी जाएगी क्योंकि वो ट्रांजैक्शन ऑर्डरली है, किसी तरह की कोई दबाव धूप में नहीं है। तो ये तो हुआ फेयर वैल्यू। अब हमें रिकवरेबल अमाउंट ढूंढने के लिए ना दो चीजें चाहिए होती हैं, एक फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, दूसरी होती है वैल्यू इन यूज। तो फेयर वैल्यू तो हमने देख लिया, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल क्या होती है वो भी देख लो। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आर द इंक्रीमेंटल कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू द डिस्पोजल ऑफ एन एसेट, मतलब जब एसेट को बेचने जाओगे। सीजीओ अभी छोड़ दो। एक्सक्लूडिंग फाइनेंस कॉस्ट एंड इनकम टैक्स एक्सपेंस, कहता है कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में अब फाइनेंस कॉस्ट या इनकम टैक्स इस तरह के खर्चे जो जुड़े हैं अगर डिस्पोजल के साथ तो वो नहीं आएंगे। तो इसमें आप कह सकते हैं जी कमीशन, एडवर्टीजमेंट, ब्रोकर, इसके जो खर्चे होते हैं वो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में आ जाएंगे। ठीक है सर। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आप कर दो तो आपको दो चीजें चाहिए रिकवरेबल अमाउंट के लिए। क्या क्या दो चीजें चाहिए थी सर? ए पार्ट में चाहिए फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, बी पार्ट में क्या चाहिए? वैल्यू इन यूज।
रिकवरेबल अमाउंट की डेफिनेशन भी देख लो बेटा, रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एन एसेट और सीजीयू इज हायर ऑफ इट्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एंड वैल्यू इन यूज। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ 2 पार्ट्स में पढ़ो, विच एवर इज हायर। अपने कॉन्सेप्ट नोट्स छोटे मोटे साथ साथ बनाते जाओ कि जो आपको दिख रहा है कि आप कहेंगे रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ द फॉलोइंग टू। नंबर 1 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, नंबर 2 वैल्यू इन यूज। अब सर वैल्यू इन यूज क्या होता है? सर हल्की सी डेफिनेशन दे रखी है, बहुत लंबी कहानी है वैसे तो, पर क्लियर ये भी कर देती है डेफिनेशन। वैल्यू इन यूज इज द पीवी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो एक्सपेक्टेड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम एन एसेट और सीजीयू। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो समझ आ गया कि वैल्यू इन यूज इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो जो एसेट से आएगा। सर साथ में सीजीयू वर्ड क्यों लगा हुआ, ये भी समझा देते हैं। सर जैसे किसी एसिड का इंपेयरमेंट टेस्ट करने का आपका मूड बन रहा है, एसिड की कैरिंग अमाउंट आप निकाल लोगे? हाँ जी सर निकाल लेंगे। सर फेयर वैल्यू भी निकाल लोगे? निकाल लेंगे सर। पर जब फ्यूचर कैश फ्लो निकालने जाओगे, जैसे एसिड कंप्यूटर है मान लो, हमारा लैपटॉप पड़ा है मान लो, कल्ला एसेट फ्यूचर कैश फ्लो को जनरेट ही बड़ा कम करता है। मतलब एक अकेले एसिड की औकात क्या है कि वो फ्यूचर में कैश फ्लो ले आए, कई चीजें मिलके काम करती तो काम बनता है। तो इट इज ऑलवेज अ सीजीयू, कैश जनरेटिंग यूनिट। कैश जनरेटिंग यूनिट क्या होता है? ये स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसिड होता है, जैसे एसिड 1 2 और 3, जिसके अपने सेपरेट कैश फ्लो आइडेंटिफाई हो जाते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ भाई इन तीनों से ये आता है पैसा। एक लौते एसिड से ना कैश फ्लो आ ही नहीं रहा होता, इट इज ऑलवेज अ ग्रुप। तो सीजीयू ये वाली बात है। तो आज का पहला लेक्चर जो है हम इतना ही रखेंगे, कल हम और टेक्निकल बातें इसमें लाएंगे। मतलब जैसे भी आप सुनेंगे, कल के बजाय नेक्स्ट लेक्चर ज्यादा बेटर रहेगा। ओके जी बेटा।